नमस्कार, न्यूज 360 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश और सबसे पहले बात रिलायंस जियो के फ्री सर्विस को झटके की। अगर आपने फ्री डेटा और कॉल्स के चक्कर में रिलायंस जियो का मोबाइल कनेक्शन लिया है तो आपके लिए बुरी खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कहा है कि जियो सिर्फ 3 दिसंबर तक ही फ्री स्कीम दे सकती है, जबकि रिलायंस जियो ने 31 दिसंबर तक फ्री सर्विस देने का ऐलान किया है। लेकिन ट्राई के फरमान के बाद जियो के ग्राहक अब सिर्फ 3 दिसंबर तक ही फ्री डेटा और कॉल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। 3 दिसंबर के बाद सर्विस के लिए जियो के ग्राहकों को पैसे चुकाने होंगे। जियो की सर्विस 5 सितंबर से शुरू हुई थी। हालांकि कंपनी का कहना है कि वो 3 दिसंबर तक इस ऑफर में ग्राहक जोड़ सकेगी और ग्राहकों को 31 दिसंबर तक सर्विस फ्री मिलती रहेगी। और जानकारी के लिए आइए बात करते हैं, हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। असीम, कितना बड़ा झटका माना जाए आरजीओ के लिए? देखिए ब्रिजेश, रिलायंस जियो ने सबसे पहले दिखाया था कि जो जी मीडिया ने सबसे पहले दिखाया था कि रिलायंस जियो के टैरिफ्स की जो है वो जांच कर रहा है टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई, और जल्दी उसको कारण बताओ नोटिस जो है वो भी भेज सकता है। तो वो हमारी बात सही हुई और कारण बताओ नोटिस जो है रिलायंस जियो को दिया गया। उसके बाद रिलायंस जियो ने कहा कि वो 90 दिन तक अपना प्रमोशनल ऑफर जो है वो रखेगा और उसके बाद वो प्रमोशनल ऑफर जो है वो बंद कर देगा। और टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने आज ये जानकारी बाकी टेलीकॉम कंपनियों को जो है वो भी दे दी कि 3 दिसंबर के बाद वो अपना प्रमोशनल ऑफर जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। खासतौर पर कि जो भी बेनिफिट जो है वो दे रहा है वो 3 दिसंबर तक ही वो चलेंगे और 3 दिसंबर के बाद ऐसा आप 90 डेज के बाद आप उसको कंटिन्यू जो है नहीं कर सकते। हालांकि रिलायंस जो है कहना है कि वो जो बेनिफिट जो है वो दे रहा है वो 31 दिसंबर तक जो है चलेंगे। तो इसको हो सकता है टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई एक बार फिर से इसको देखेगी क्यों ये सर्विसेज जो है 3 दिसंबर के बियॉन्ड जो है कंटिन्यू जो है की जा रही हैं। तो ये अब फिलहाल रिलायंस जियो के जो भी ग्राहक है उनको 3 दिसंबर के बाद अपना कार्ड जो है जारी रखने के लिए रिचार्ज जो है करवाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका असीम इस जानकारी के लिए। तो 3 दिसंबर के बाद आपको पैसे चुकाने होंगे अगर आप रिलायंस जियो की सर्विस चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो ने लॉन्च के साथ ही देश भर में तहलका मचा दिया था। फ्री कॉलिंग, सबसे सस्ते डेटा प्लान और फास्ट स्पीड जैसी खूबियों ने कस्टमर्स के बीच हलचल मचा दी। लेकिन अब भ्रम टूट रहा है। लोगों को लॉन्च के करीब 1.5 महीने बाद वो स्पीड नहीं मिल रही जिसका दावा रिलायंस जियो की तरफ से किया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। It is a network built for ever-increasing volumes of data and the best that the internet has to offer. Jio is a data-strong network built for the internet from the ground up. We Indians have come to appreciate and applaud Gandhigiri. Now, every Indian can do Datagiri. 1 सितंबर 2016 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो की सर्विस लॉन्च करते हुए दावा किया था कि अब हर भारतीय डेटागिरी कर सकेगा। लेकिन जियो के 4G नेटवर्क की स्पीड को लेकर अभी से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई के माई स्पीड ऐप के मुताबिक सितंबर के महीने में रिलायंस जियो के 4G LTE यूजर्स की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी औसत स्पीड में लगातार गिरावट आई है। खास बात यह है कि लॉन्च से पहले रिलायंस ने दावा किया था कि वो 4G नेटवर्क पर 135 Mbps स्पीड देगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पीड का दावा करना अव्यावहारिक है। लेकिन खास बात यह है कि जियो अपने प्रमुख कॉम्पिटिटर एयरटेल से भी स्पीड के मामले में काफी पीछे है, वो भी तब जब रिलायंस जियो के कस्टमर्स की संख्या एयरटेल के मुकाबले 1/10 है। ये स्थिति एक नहीं बल्कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे तमाम बड़े सर्कल्स में है। फिलहाल रिलायंस जियो के सिम पर मुफ्त सर्विस 31 दिसंबर 2016 तक मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 जनवरी 2017 के बाद असली तस्वीर सामने आएगी जब यूजर्स अपने फाइनल नेटवर्क का चुनाव कर लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तब नेटवर्क की स्थिति कैसी होगी। असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजों की, जो अनुमान से बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 7,206 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इस दौरान आय 74,151 करोड़ से बढ़कर 81,651 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी की रिफाइनिंग से आय 56,568 करोड़ से बढ़कर 60,527 करोड़ रही है। कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 11.6% से घटकर 10% हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि नियर टर्म गैस आउटलुक में सुधार जारी है
और मांग में तेजी के चलते क्रूड कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मुकेश अंबानी ने कहा कि शेल कारोबार में चुनौती बरकरार है। Our standalone profits at 7,702 crores are a new record. In many ways, it shows the power of integrated business model that we follow. Our second record is a quarterly EBIT in petrochemical segment, which at 3,417 crores is the highest ever. Our consumer businesses are also gaining traction and have done well. And as you all know, Jio has acquired over 16 million customers in less than a month of its launch. बाजारों के जानकारों का कहना है कि आरआईएल के शेयर पर कुछ दिनों के लिए दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए शेयर में निवेश करना बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली रिलायंस एक अट्रैक्टिव बेट है। शॉर्ट टर्म में कितना फर्क पड़ सकता है, मुझे लगता है कि ब्रॉडली दिस द रिजल्ट्स आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट, और डिसअपॉइंटमेंट ये है कि क्योंकि आपका जो टॉप लाइन टर्नओवर है 10% बढ़ गया है, इसलिए आपका जो नेट मार्जिन है वो काफ़ी शार्पली इट इज कम डाउन। क्योंकि आप 2 क्वार्टर पहले देखोगे तो नेट मार्जिन फॉर अबाउट 11.5 to 12%, दैट नेट मार्जिन हैज नाउ कम डाउन टू अबाउट 8.5%। तो आई थिंक दैट विल बी अ नेगेटिव, और मैं मानता हूँ कि शायद से कल परसों हमको स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। ऑन द फेस ऑफ इट ये नतीजे देखिए तो मुझे लगता है कि एक बार ही आपको कल एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर अदर हेडविंड्स इन टर्म्स ऑफ वी नो दैट काफ़ी कुछ क्लैरिटी और बिजनेसेस में चाहिए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक रनअप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है 3 से 4% तक का मूव तो आ सकता है और उसके बाद फिर वहीं सेटल हो जाएगा। और हमारे सहयोगी संदीप जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। संदीप, अगर निवेशकों के लिहाज से बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे कैसे कहे जाएंगे? देखिए, नंबर्स डेफिनेटली अनुमान से बेटर रहे हैं, चाहे आप सेल्स के फ्रंट पे देखें या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे देखें। सीक्वेंशियल आधार पर हमारा ऐसा अनुमान था कि मुनाफा 3% घटकर 7,314 करोड़ रह सकता है, लेकिन कंपनी ने 7,700 करोड़ रुपए के ऊपर के नंबर डिलीवर किए हैं। रिफाइनिंग साइड से हमारा ऐसा अनुमान था कि जो खराब प्रदर्शन है वो कंपनी डिलीवर कर सकती है। $10 से $10.5 के जीआरएम्स का अनुमान था, $10.1 के जीआरएम्स इस कंपनी ने क्लॉक किए हैं, लेकिन अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी पेटकेम साइड से, और वैसा डिलीवर भी किया है इस कंपनी ने। 15% से ज़्यादा के मार्जिन का अनुमान था, उससे कहीं बेटर 16.25% के पेटकेम मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं। और यही कारण है कि आप देखिए, जहां मुनाफा 3% गिरने का अनुमान था उसके मुकाबले बढ़कर 7,700 करोड़ के पार पहुंच गया है। लेकिन बाकी अगर आप सेगमेंट्स की बात करें, तेल गैस प्रदर्शन में एक बार फिर से जो खराब प्रदर्शन है वो सीक्वेंशियल फ्रंट पे देखने को मिला है, लेकिन रिलायंस जियो ये फोकस में है क्योंकि 31 दिसंबर तक इनकी फ्री सेवाएं हैं, और कंपनी के स्टेटमेंट में ऐसा निकल के सामने है कि शायद जो फ्री सेवाएं हैं इसकी समय सीमा को और भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इससे हो सकता है कि नियर टर्म में इनकी जो अर्निंग्स या तो फिर जो प्राइस मूवमेंट है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अर्निंग्स की जहाँ तक बात है, चाहे आप स्टैंडर्ड बेसिस पे देखें या कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, सीक्वेंशियल आधार पर बिक्री और मुनाफा दोनों हमारे अनुमान से काफ़ी बेटर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संदीप भी बता रहे थे कि अनुमान से बेहतर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नतीजे आए हैं। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर, देश के 32 लाख एटीएम कार्ड पर संकट के बादल छा गए हैं, और अगर आप इस संकट से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पिन को चेंज कर लें, क्योंकि कहा जा रहा है कि एटीएम नेटवर्क में हैकिंग के जरिए लाखों लोगों को डेटा लीक होने का खतरा पैदा हुआ है, जिससे आपके बैंक खाते की रकम कोई चुरा सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के दिग्गज बैंकों की डेटा सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। कल यानी बुधवार को 32 लाख डेबिट और एटीएम कार्ड ब्लॉक होने की खबर के बाद देश भर में बैंकों की डेटा सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी तक ज्यादातर बैंक यही कह रहे हैं कि डेटा चोरी उनकी तरफ से नहीं हुई है और उनका सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े स्तर पर एटीएम कार्ड की सुरक्षा खतरे में पड़ने के बाद इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा है कि उसके ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ने कहा है कि कुछ कार्ड्स को ब्लॉक किया गया है, जबकि कुछ ग्राहकों को नए कार्ड दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक इस फ्रॉड के मुख्य रूप से शिकार बने हैं। जिन 32 लाख कार्डों का डेटा चोरी होने की आशंका है,
उनमें से करीब 26 लाख वीजा और मास्टर कार्ड हैं। SBI का जो है 6 लाख कार्ड्स के करीब है। सस्पेक्टेड था कि मतलब ये क्योंकि दूसरे एटीएम पे दूसरे बैंकों के या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के एटीएम्स पे ये कार्ड यूज हुए हैं, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वी डिसाइडेड कि इन कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाए और नया कार्ड इशू कर दिया। सबसे ज्यादा सवाल हिटाची पेमेंट सर्विस को लेकर उठे हैं। हिटाची येस बैंक का एटीएम नेटवर्क संभालती है। हालांकि येस बैंक का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हुआ है। येस बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर ने कहा है कि बैंक की साइबर सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। राणा कपूर के मुताबिक येस बैंक के पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम है। We have not seen any breaches or compromise on our cards, and we are on record as far as that statement is concerned. The statement was released to a couple of the queries that came up last evening, and then again, because of very wide coverage with a number of other institutions, we released it to all concerned. हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने भी इस मामले पर अपनी सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट में कोई फ्रॉड नहीं मिला है। नवंबर के पहले हफ्ते में अंतिम रिपोर्ट आएगी। बैंकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल पिन बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने भी कहा है कि दूसरे बैंक के एटीएम नेटवर्क से गड़बड़ी हुई है, इसीलिए हम अपने ग्राहकों से एटीएम पिन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह का बैंक फ्रॉड हुआ है तो आप इसकी सूचना अपने बैंक और फिर हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। आज बड़े ऑफलाइन रिटेलर्स ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मुलाकात की। इस बैठक में फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी और आदित्य बिरला के सीएफओ विश्वनाथन श्रीनिवासन भी शामिल थे। रिटेलर्स के मुताबिक वित्त मंत्री के साथ बातचीत काफी सार्थक रही। वित्त मंत्री के साथ रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री ने रिटेलर्स को रिटेल सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी पर स्पष्टीकरण भी दिया। रिटेलर्स के मुताबिक वित्त मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार ने एफडीआई पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। जो पॉलिसी यूपीए सरकार के समय थी, आज भी वही है। रिटेलर्स ने वित्त मंत्री से कहा कि सभी रिटेलर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑफलाइन रिटेलर्स को भी ई कॉमर्स के समान फंडिंग मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री के साथ बैठक में जीएसटी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी का कहना है कि उनकी वित्त मंत्री के साथ बातचीत काफी सार्थक रही। किशोर बियानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। सर, जो आज वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है, सर क्या मेजर कंसर्न रहा सर? नहीं, हम लोग वित्त मंत्री से मिलने गए थे कि इंडस्ट्री में जो इंडियन मैनेज कंपनी है उसमें एफडीआई के लॉ कैसे देखा जाना चाहिए, और उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया कि आज भी उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की जो प्रीवियस गवर्नमेंट की थी। जीएसटी रेट को लेकर भी आप लोग जीएसटी के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि आज का खास विषय है जीएसटी का, और हम लोगों ने अपने विचार दिए, और हम लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है जो पॉलिसी आ रही है जीएसटी की। 4 स्लैब बन रहे हैं। रेट को लेके भी आई थिंक वो लोग काफ़ी प्रेगमेटिक है। तो हम लोगों को आफ्टर द मीटिंग वी फेल्ट गुड। सर, और अदरवाइज जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं वो जो ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ जैसे पतंजलि जैसे ब्रांड आज हम लोगों ने वो भी चर्चा हुई कि डोमेस्टिक ब्रांड कितना बिजनेस करते हैं, फॉरेन कंपटीशन के सामने कैसे उभर रहे हैं। उनका भी मत है कि इंडियन ब्रांड को भी ग्रो होना चाहिए, फॉरेन ब्रांड को भी जो अपनी जगह पे है, इंडियन ब्रांड को भी अपनी ग्रोथ मिलनी चाहिए। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने भी चिंता जताई है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हेम पांडे ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि चीनी की कीमत पर सरकार की नजर है और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चीनी के दाम जो है वही बता रहा हूँ, सिर्फ 2 कमोडिटीज के दाम नहीं, चीनी के दाम बढ़े हुए आप नहीं कह सकते, क्योंकि चीनी के दाम 40 रुपए के आसपास पिछले 2-3 महीने से चल रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है, क्योंकि आज हम अगर चीनी इंपोर्ट भी करेंगे तो उसका दाम यहाँ पर लैंडेड कॉस्ट 43 रुपीज़ होगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चीनी 40 रुपये के आसपास रहे तो हम सतर्क रहें, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई, हमने स्टॉक लिमिट भी लगाई है चीनी पे, और फार्मर्स को भी देखा है, मिल्स को भी देखा है, उसके बावजूद अगर कोई अब करता है तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इमर्जिंग बिजनेस फोरम के 6ठे सीजन का कल पुणे राउंड है। ईबीएफ देश भर के एसएमईज की आवाज है।
इस साल की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के कुछ खास एसएमईज को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित भी कर रहे हैं। पुणे राउंड में इस एक युवा एंटरप्रेन्योर शरद तंडाले की सक्सेस स्टोरी को भी शामिल कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम कॉन्ट्रैक्ट पर लेना शुरू किया और आज इनकी खुद की कंपनी है। शरद के क्लाइंट्स की सूची में आज कई सरकारी कंपनियां और एमएनसी शामिल हैं। हमारे साथ शरद तंडाले फोन लाइन पर हैं। शरद, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको ईबीएफ के जरिए सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और एक बात और बताइए कि आपकी आगे की क्या योजनाएं होंगी? पहले तो मैं जी बिजनेस का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे युवा एंटरप्रेन्योर्स जो रूरल एरिया में काम करते हैं उसका सम्मान कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम कर रहा हूं, अभी आईटी सेक्टर में एंट्री की है क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं उनके लिए मोटिवेशनल और उनके लिए टोटल बिजनेस जानकारी जैसे मेक इन इंडिया में होते हैं या जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे जो प्रोग्राम होते हैं उनकी जानकारी रूरल महाराष्ट्र में जाने के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए ऑनलाइन वेब पेज चालू किया है और मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया है ई टेंडर वर्ल्ड, जिससे टोटल ग्लोबल टेंडर्स की टोटल जानकारी रूरल एरिया में जल्दी से पहुंच सके। इस लेवल पे काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया शरद और ऑल द बेस्ट। आपके जो भी आगे प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो भी योजनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है।